हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस सेशन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। 9 जुलाई को आपका आरबीआई ग्रेड बी फेज 1 एग्जाम होने जा रहा है और इस फेज 1 एग्जाम में पूछे जाने वाले एक सब्जेक्ट रीजनिंग को लेकर के हो सकता है कि आपके मन में बहुत सारे डाउट हो। बहुत सारे बच्चों को इस सेक्शन से कट ऑफ सेक्शनल कट ऑफ क्लियर करने में भी प्रॉब्लम हो रही हो, या बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हो सकते हैं जो इस पर्टिकुलर सेक्शन में अच्छा स्कोर ना कर पा रहे हों। तो आज इन सारी प्रॉब्लम्स को डील करने के लिए मैं आप लोगों के सामने आया हूं और इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे 10 पूरी 10 वो शॉर्टकट नहीं बोलूंगा मैं, वो कंसेप्ट जो आपके लिए बहुत काम आने वाले हैं। ये कंसेप्ट वो होंगे जिनसे अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है और इनको सीखने के बाद आप एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे, ऐसा हम विश्वास करते हैं। ठीक है, तो डिस्कस करेंगे इन कंसेप्ट को। और कंसेप्ट बोला है मैंने क्योंकि आरबीआई ग्रेड भी एक ऐसा एग्जाम है जहां पे डायरेक्ट ट्रिकी क्वेश्चन नहीं होते हैं। जो एग्जाम का लेवल है वो सच में बहुत अच्छा होता है, इसलिए तो सेक्शनल कट ऑफ इतनी कम जाती है। तो सेशन के एंड तक बने रहिएगा और मैं उम्मीद करूंगा कि इन जो 10 जो कंसेप्ट होंगे इनको सीख करके आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे एग्जामिनेशन के अंदर। तो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक और बहुत खूबसूरत सी इंफॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करनी है रिगार्डिंग दिस आरबीआई ग्रेड बी मैनेजर बुक। इस गाइड बुक के अंदर आपको आरबीआई ग्रेड बी फेज 1 फेज 2 का कंप्लीट सिलेबस, क्या सोर्सेज आपको फॉलो करने चाहिए इस सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए, इसके अलावा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही आप आइडिया लगा सकते हैं कि एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और उन्हें कैसे सोल्व करना चाहिए हमें। तो इस गाइड बुक का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जहां जाकर के आप इस सुंदर सी गाइड बुक को डाउनलोड कर सकते हैं। और इस गाइड बुक में आपको जो भी चीजें मैंने आपको बताई हैं, चाहे सिलेबस है, सोर्सेज हैं, पीवाईक्यू हैं या कट ऑफ्स हैं, हायरार्की सिस्टम है, वो सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी जो कि आपके लिए बहुत जरूरी है। तो जरूर डाउनलोड करिएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। शुरू करते हैं। अब मैंने आपको बोला कि हम 10 कंसेप्ट डिस्कस करेंगे, 10 कंसेप्ट डिस्कस करेंगे। कंसेप्ट का मतलब होगा कि वो करने के बाद आपको उस टॉपिक की, उस कंसेप्ट से रिलेटेड बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी और अगर घुमा फिरा के भी क्वेश्चन पूछेगा तो भी आप सोल्व कर पाएंगे। तो सबसे पहला जो कंसेप्ट होगा हमारा, दैट इज रिलेटेड टू सिलोगिज्म। ठीक है, तो सिलोगिज्म के 2 कंसेप्ट हम डिस्कस करेंगे यहां पे, क्योंकि सिलोगिज्म से 3 to 5 क्वेश्चन पूछता है। तो अच्छी संभावना है कि इन कंसेप्ट को सीख करके आप किसी भी क्वेश्चन को आराम से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो पहला कंसेप्ट देखिएगा क्या है। कंसेप्ट पॉइंट नंबर 1, क्योंकि इस कंसेप्ट के अंदर आपको 3 पॉइंट का ध्यान रखना है। तो फर्स्ट पॉइंट इज, व्हेनेवर देयर इज नो रिलेशन बिटवीन एनी टू एलिमेंट अकॉर्डिंग टू वेन डायग्राम, then all type of definite conclusion will be treated wrong, whereas all type of possible condition between the same will be treated true। कहने का मतलब ये है कि जब आप क्वेश्चन के अंदर स्टेटमेंट पढ़ करके डायग्राम बनाओगे, जैसे सुपोज हमारे पास, इतना मैं लिख नहीं पाऊंगा बट आप मुझे सुन के समझिएगा कि सुपोज हमारे पास 2 स्टेटमेंट है। पहली स्टेटमेंट है सम ए आर बी, तो सम ए आर बी का डायग्राम यही बनेगा। सेकंड स्टेटमेंट है हमारे पास सम बी आर सी, तो सम बी आर सी का डायग्राम यही बनेगा। तो पॉइंट नंबर 1 ये कहता है कि अगर डायग्राम को देखकर आपको 2 एलिमेंट में कोई डायरेक्ट रिलेशन ना मिले, जैसे ए और सी के अंदर कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, तो यहां पे कोई भी डेफिनेट कंक्लूजन सही नहीं होगा। जैसे कि उसने बोला ऑल ए आर सी, गलत। सम ए आर सी, गलत। सम सी आर नॉट ए, गलत। लेकिन जितनी भी पॉसिबिलिटी होंगी वो सारी सही होंगी, जितनी भी पॉसिबिलिटी होंगी सारी सही होंगी। किसमें? ए और सी में। सम ए आर सी इज अ पॉसिबिलिटी, बिल्कुल सही। सम सी आर नॉट ए इज अ पॉसिबिलिटी, बिल्कुल सही। ऑल सी आर ए इज अ पॉसिबिलिटी, बिल्कुल सही। ठीक है, तो डेफिनेट कुछ भी सही नहीं होगा और पॉसिबिलिटी सारी सही होगी। नेक्स्ट क्या है, पॉइंट नंबर 2, whenever we will be required to draw a true conclusion regarding the blank space of any Venn diagram, we will have to use the word possibility। जैसे कि हमारे पास एक स्टेटमेंट है सम ए आर बी, ठीक है, सम ए आर बी, तो मैं इस पार्ट को बोलता हूं ये कॉमन पार्ट है दोनों का। ठीक है, और ये जो बाकी का पार्ट बच गया ना, ये ब्लैंक पार्ट है, ये इसका ब्लैंक पार्ट है, ये बी का ब्लैंक पार्ट है।
तो जब भी आप कंक्लूजन में इन ब्लैंक पार्ट से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन शेयर करोगे तो आपको वर्ड पॉसिबिलिटी का यूज करना है। जैसे बोला गया कि सम ए आर नॉट बी इज अ पॉसिबिलिटी, तो ए के इस पार्ट की बात हो रही है कि ए का ये पार्ट बी ना होने की पूरी संभावना है। बिल्कुल है भाई, सम ए आर नॉट बी यानी इस पार्ट की बात कर रहा है तो पॉसिबिलिटी वर्ड जरूर लगेगा। ठीक है, बात समझ में आई? तो ये चीज ध्यान रखनी है। जो तीसरा पॉइंट है वो ये है कि ऑलरेडी एग्जिस्टेंस ऑफ रिलेशन बिटवीन टू एलिमेंट और ऑलरेडी रिस्ट्रिक्शन बिटवीन टू एलिमेंट नेवर अलाउज पॉसिबिलिटी। अगर डायग्राम को देख करके आपको कहीं एग्जिस्टेंस दिखे और रिस्ट्रिक्शन दिखे तो वहां पॉसिबिलिटी वर्ड यूज नहीं होता। जैसे कि सम ए आर बी, तो ये ए है ये बी है, तो ये एग्जिस्टेंस है, ये दोनों का कॉमन पार्ट है, तो इस पार्ट के लिए आप पॉसिबिलिटी वर्ड का यूज नहीं करेंगे। कोई आपको बोले कि सम ए आर बी इज अ पॉसिबिलिटी, नो, क्योंकि जो चीज डेफिनेटली है वो पॉसिबिलिटी नहीं होगी। एग्जिस्टेंस का मतलब तो ये है और रिस्ट्रिक्शन का मतलब है ये, जैसे नो ए इज बी, तो ए और बी में रिस्ट्रिक्शन है तो यहां पे कोई भी पॉसिबिलिटी सही नहीं होगी। All AR B is a possibility, no. Some AR B is a possibility, no. Some AR not B is a possibility, no. कोई भी पॉसिबिलिटी अगर ये रिस्ट्रिक्शन आ गया तो वहां पे सही नहीं होती। तो उम्मीद करूंगा कि ये तीनों पॉइंट आपको समझ में आ गए। अब आप आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। देखो, ये आरबीआई ग्रेड बी 2022 का क्वेश्चन हमने लिया है। स्टडी द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द कंक्लूजन दैट डोंट फॉलो। ये बड़े ध्यान से पढ़ना होता है हमें एग्जाम में। यहां बोला है डू नॉट फॉलो, फॉलो नहीं बोला, डू नॉट फॉलो। तो डायग्राम बनाते हैं। सम कैरम आर वुड, तो सम कैरम, ये अगर कैरम है तो सम कैरम आर वुड। ठीक है भाई। नेक्स्ट है सम वुड आर गेम्स, तो सम वुड आर गेम्स। नेक्स्ट बोल रहा है ऑल क्रिकेट इज गेम, जो सारा क्रिकेट है, क्रिकेट को सी के लिख लेते हैं, ऑल क्रिकेट इज गेम। नेक्स्ट बोल रहा है नो गेम इज फ्रूट, नो गेम इज फ्रूट, तो ये जो गेम है इसका फ्रूट के साथ कोई भी रिलेशन नहीं है। ठीक है भाई। नेक्स्ट बोल रहा है ओनली अ फ्यू वेजीज आर फ्रूट, तो मैं ओनली अ फ्यू का कंसेप्ट अभी सेकंड ट्रिक में आपको बताऊंगा, अभी समझ लो। ओनली अ फ्यू का मतलब होता है सम और सम नॉट, यानी सम वेजीज आर फ्रूट और सम वेजीज आर नॉट फ्रूट। तो ये आपका वेजीज है, तो ये सम वेजीज आर फ्रूट है और ये सम वेजीज आर नॉट फ्रूट है भाई। ठीक है, तो ये डायग्राम आपका बनेगा। अब देखो, पहला कंक्लूजन आपको चेक करना है, कंक्लूजन 1, ऑल वुड्स बीइंग वेजीज इज अ पॉसिबिलिटी। अब देखिए ये वुड है, ठीक है भाई, और ये वेजीज है, तो वुड और वेजीज में कोई भी डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। और मैंने आपको क्या बताया था अभी कि अगर डायग्राम को देख करके आपको लगे कि किन्हीं दो एलिमेंट में डायरेक्ट रिलेशन नहीं है तो वहां सारी पॉसिबिलिटी ट्रू होती है और जितनी भी डेफिनेट कंक्लूजन होते हैं वो रॉन्ग होते हैं। तो यहां तो पॉसिबिलिटी की बात कर रहा है ना। ऑल वुड्स बीइंग वेजीज, तो सारे वुड और वेजीज में कोई रिलेशन नहीं है डायरेक्ट, तो ये बिल्कुल सही होगा आपका यहां पे। बट याद रखिएगा हमें बताना है डू नॉट फॉलो। ठीक है। नेक्स्ट है ऑल वेजीज कैन बी फ्रूट्स। अब देखो भाई, ऑल वेजीज, ऑल वेजीज, वेजीज तो ये सारा है, ठीक है, तो वेजीज और फ्रूट में ये तो ऑलरेडी एग्जिस्टेंस है भाई। पॉइंट नंबर 3 मैंने अभी बताया था कि अगर ऑलरेडी एग्जिस्टेंस हो तो वहां पॉसिबिलिटी वर्ड का यूज नहीं होता। तो यहां कैन बी का मतलब पॉसिबिलिटी तो है, तो यानी सारा वेजीज फ्रूट नहीं हो सकता भाई, तो ये गलत है। ठीक है, 3 पॉइंट बताए हैं, तीनों पॉइंट से क्वेश्चन बनता है और कोई आपको कुछ चीजें आती हो चाहे ना आती हो। बहुत शानदार कंसेप्ट है। देखो, एटलीस्ट सम क्रिकेट इज वुड, कि सम क्रिकेट इज वुड। अब देखो ये वुड है, ये क्रिकेट है, ये वाला, ये क्रिकेट है, ये वुड है। क्या क्रिकेट और वुड में कोई डायरेक्ट रिलेशन है? नहीं है। और जब डायरेक्ट रिलेशन ना हो, मैंने क्या कहा था, सारे डेफिनेट कंक्लूजन रॉन्ग होते हैं। तो एटलीस्ट सम क्रिकेट इज वुड, तो ये डेफिनेट कंक्लूजन है, ये भी रॉन्ग होगा। तो यानी कि यहां पे देखो बोला गया है कि कौन से डू नॉट फॉलो है, तो सेकंड और थर्ड फॉलो नहीं करेंगे, तो दैट मीन्स आंसर इज ऑप्शन नंबर 4 आपका, कि कौन से फॉलो नहीं करते। कंसेप्ट में ताकत है भाई, कंसेप्ट से सोल्व कर पाओगे जल्दी से। ठीक है, चलो नेक्स्ट। ओनली अ फ्यू कैट्स आर लाइन्स, ओनली अ फ्यू कैट्स आर लाइन्स। ओनली अ फ्यू का मतलब है
कि सम कैट आर लाइन और सम कैट आर नॉट लाइन्स। ठीक है भाई, ओनली अ फ्यू का मतलब यही है। नेक्स्ट कंसेप्ट हमारा यही होगा। ठीक है, वहां लिख के भी बता दूंगा मैं आपको। सम लाइन्स आर फीमेल, जो कुछ लाइन्स हैं वो फीमेल है, सम लाइन्स आर फीमेल। नेक्स्ट बोल रहा है ऑल कैट्स आर मेल्स, ऑल कैट्स आर मेल्स, तो ये सारी जो कैट्स हैं ये मेल्स हैं। ठीक है, अब कंक्लूजन चेक करो। ऑल कैट्स बीइंग लॉयंस इज अ पॉसिबिलिटी, क्या सारे कैट लॉयंस हो सकते हैं? देखो कैट और लॉयन में ये ऑलरेडी एग्जिस्टेंस है, और जहां ऑलरेडी एग्जिस्टेंस हो वहां पॉसिबिलिटी वर्ड यूज नहीं होता, तो ये आपका गलत है। नेक्स्ट है ऑल फीमेल बीइंग कैट इज अ पॉसिबिलिटी, क्या सारी फीमेल कैट हो सकती है? ये आपका कैट है, ये आपका फीमेल है। कैट और फीमेल में कोई भी डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, तो जहां डायरेक्ट रिलेशन ना हो वहां पॉसिबिलिटी हमेशा ट्रू होती है, तो ये बिल्कुल सही है आपका। एट लीस्ट सम लाइन्स आर मेल्स, सम लाइन्स आर मेल्स, बिल्कुल लाइन ये मेल है, ये लाइन्स है, तो ये जो पार्ट मैंने बनाया है ये कॉमन है दोनों के अंदर, तो सम लाइन्स आर मेल। तो यहां पे 2 और 3, क्योंकि हमसे पूछा था कंक्लूजन दैट फॉलो, तो 2 और 3 दोनों फॉलो करेंगे, तो यहां भी जो आंसर बनेगा वो ऑप्शन नंबर 4 बनेगा आपका। क्लियर है, ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट जो ट्रिक है वो है ओनली अ फ्यू एंड ओनली केस इन सिलोगिज्म। आपको मतलब ध्यान रखना है, ओनली अ फ्यू का मतलब है जैसे बोला गया ओनली अ फ्यू ए इज बी, तो इसका मतलब ये होगा दिस कैन बी ट्रीटेड एज सम ए इज बी एंड सम ए इज नॉट बी। ठीक है भाई, और जो इसका डायग्राम बनेगा हमेशा वो ऐसे बनेगा कि सम ए आर बी, ए का कुछ पार्ट बी है बट ए का कुछ पार्ट, सपोज ए का ये पार्ट बी नहीं है, तो ये आपका डायग्राम बनेगा हमेशा। ठीक है, और ओनली केस इन सिलोगिज्म, ओनली का मतलब क्या होता है? जैसे बोला कि ओनली ए इज बी, तो दैट मीन्स है ऑल बी इज ए। ठीक है, और ओनली के केस में ये ध्यान रखिएगा बी का एक्सेप्ट ए, बी का एक्सेप्ट ए के अलावा किसी के साथ भी पॉजिटिव रिलेशन नहीं बनेगा, चाहे वो आपकी पॉसिबिलिटी हो चाहे डेफिनेट हो। ठीक है, ये हमेशा ध्यान रखना है। तो इसका डायग्राम ऐसे बनेगा कि ऑल बी इज ए, क्योंकि ओनली ए इज बी है कि मतलब ए ही बी का पार्ट हो सकता है, बाकी और कोई नहीं हो सकता। ठीक है भाई, अब इस पे जल्दी से क्वेश्चन भी देखते हैं क्योंकि टाइम हमारे पास थोड़ा, हमें ज्यादा लंबी वीडियो नहीं लेनी है। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या है, ओनली अ फ्यू रेड इज येलो, ओनली अ फ्यू, तो ओनली अ फ्यू रेड इज येलो का मतलब है कि सम रेड इज येलो और सम रेड इज नॉट येलो। नो येलो इज ब्लू, कोई भी येलो ब्लू नहीं है भाई। नेक्स्ट कह रहा है ओनली अ फ्यू ब्लू इज ग्रीन, ओनली अ फ्यू ब्लू इज ग्रीन का मतलब है सम ब्लू आर ग्रीन सम ब्लू आर नॉट ग्रीन। नेक्स्ट है जी सम ग्रीन इज पिंक, सम ग्रीन इज पिंक, ये हो गया। तो पहला कंक्लूजन चेक करिए, ऑल रेड बीइंग ब्लू इज अ पॉसिबिलिटी, ऑल रेड बीइंग ब्लू इज अ पॉसिबिलिटी, बिल्कुल भी नहीं भाई, क्योंकि कोई भी येलो ब्लू नहीं है, नो येलो इज ब्लू, और ये पार्ट तो रेड का येलो ही है, तो सारा रेड फिर ब्लू कैसे हो सकता है जब कोई भी येलो ब्लू नहीं है? येलो और ब्लू में नेगेटिव रिलेशन है देखो, और रेड येलो का ये पार्ट जो है ये रेड ही है, तो ये पार्ट तो ब्लू हो ही नहीं सकता, तो ये बिल्कुल गलत हो गया। नेक्स्ट है सम पिंक बीइंग ब्लू इज अ पॉसिबिलिटी। अब देखो ये ब्लू है ये पिंक है, ब्लू और पिंक में कोई भी डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, तो दैट मींस पॉसिबिलिटी सारी सही होगी यहाँ। नेक्स्ट है सम येलो इज पिंक। अब देखो ये येलो है ये पिंक है, येलो और पिंक में कोई भी डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, तो डेफिनेट कुछ भी सही नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ओनली कंक्लूजन टू फॉलो, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट देखो भाई, नेक्स्ट ओनली फिश इज वाटर, ओनली फिश इज वाटर, सारे क्वेश्चन पीवाईक्यू हैं, ये भी आरबीआई ग्रेड बी 2022 का क्वेश्चन है। ओनली फिश इज वाटर का मतलब है ऑल वाटर इज फिश, ऑल वाटर इज फिश। नेक्स्ट है सम फिश इज नॉट एक्वेटिक, मान लीजिए ये फिश का ये पार्ट है, फिश का ये पार्ट एक्वेटिक नहीं है, एक्वेटिक नहीं है। नेक्स्ट है ऑल एक्वेटिक इज सी, सारा का सारा जो एक्वेटिक है वो सी है भाई, सी हो गया। नेक्स्ट कह रहा है कि नो सी इज लेक्स,
कोई भी जो सी है वो लेक नहीं है। ठीक है, अब यहां पे देखो पहला क्या है, सम लेक्स आर वाटरफॉल, ये भी है भाई, तो सम लेक्स आर वाटरफॉल, तो ये भी ले लो। ठीक है, अब देखो पहला कंक्लूजन क्या है भाई, यहां पे ऑल फिश कैन बी वाटरफॉल, ऑल फिश कैन बी वाटरफॉल, ये हमें बताना है भाई। तो क्या सारी फिश वाटरफॉल हो सकती है? ये जो फिश, ये वाटर है ना, वाटर, क्योंकि यहां ओनली वर्ड आया है, तो वाटर का फिश को छोड़ के किसी के साथ कोई रिलेशन है ही नहीं। वाटर तो सिर्फ फिश हो सकता है और कुछ नहीं है, तो फिर ये फिश का ये पार्ट भी है, तो सारी फिश वाटरफॉल में कैसे आएगी? नहीं आएगी, तो ये गलत हो गया। सम वाटरफॉल कैन बी एक्वेटिक, हो सकता है भाई, जो ये वाटरफॉल है ये तो पॉसिबिलिटी की बात कर रहा है, तो ये तो एक्वेटिक हो सकता है बिल्कुल, तो ये सही है। नेक्स्ट है ऑल सी कैन बी फिश, ऑल सी बिल्कुल हो सकता है भाई, ये जो सारा सी है ये फिश के इस पार्ट में तो कहीं भी आ सकता है ना। ये देखो कुछ बच्चे ये सोचते हैं कि ये पार्ट फिश का एक्वेटिक नहीं है तो ये भी फिश नहीं हो सकता, ये फिश का ये पार्ट एक्वेटिक नहीं है, ये सारा तो यहां आ सकता है ना, सी में आ सकता है ना, कि फिश का कुछ पार्ट नहीं है। ठीक है, तो ये भी बिल्कुल सही है यहाँ पे, तो जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 5 होगा। बोथ कंक्लूजन 2 and 3 फॉलोज। क्लियर है भाई, बहुत शानदार कंसेप्ट है, 10-15 मिनट लगी जरूर, लेकिन अब इससे आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। तो ट्रिक नंबर 3 है पॉसिबिलिटी केस इन इनइक्वालिटी। ठीक है, तो 3 टाइप की पॉसिबिलिटी होती है इनइक्वालिटी के अंदर। पहला तो जब भी आपको ऐसे दे रखा हो कि ये हमारे पास स्टेटमेंट है, ये हमारे पास स्टेटमेंट है, और स्टेटमेंट अगर ये है तो पहला कंक्लूजन है a लेस देन b, और दूसरा कंक्लूजन है a इज इक्वल टू b, तो ये केस आपका आइदर और का होगा। ठीक है, दूसरा आपका ये ध्यान रखिएगा, अगर a ग्रेटर देन इक्वल टू b है, एक कंक्लूजन है a ग्रेटर देन b, दूसरा कंक्लूजन है a इज इक्वल टू b, तो ये केस भी आइदर और का होगा। लेकिन बहुत बार जब अपोजिट साइन होते हैं, जैसे ये अपोजिट साइन है, ठीक है भाई, कि a इज लेस देन b, b इज ग्रेटर देन c, तो a और c में भी 3 पॉसिबिलिटी हो सकती है कि a इज ग्रेटर देन c, a इज लेस देन c, a इज इक्वल टू c। बट आप कहोगे सर आइदर और तो दो ही कंक्लूजन पे लगता है, तो इनको कंबाइन कर लेगा। जैसे a इज ग्रेटर देन इक्वल टू c पहला कंक्लूजन है, और दूसरा है a इज लेस देन c, तो ये आइदर और लग गया यहां पे। ठीक है, क्योंकि अपोजिट साइन है, तो जब भी अपोजिट साइन होंगे दो एलिमेंट के बीच में, तो वहां आइदर और लगेगा, लेकिन 3 पॉसिबिलिटी ट्रू होंगी। ठीक है, क्वेश्चन देखो, जैसे पहला क्वेश्चन तो बिल्कुल सिंपल है भाई, स्टेटमेंट है हमारे पास, u से k जाना है हमें। अगर आपने ये सब चीजें नहीं पढ़ रखी हैं तो हमने बहुत सारे लेक्चर शेयर किए हुए हैं अभी कुछ दिन पहले रीजनिंग के, तो उनको जरूर देखिएगा। अब यहाँ पे मैं पूरी इनइक्वालिटी तो नहीं पढ़ा सकता ना, लेकिन एक कंसेप्ट बता सकता हूं। ठीक है, तो u से k चेक करो, u आपका ये है यहाँ पे और k आपका ये है। ठीक है, तो u से आप c जा सकते हो, r जा सकते हो, j जा सकते हो, u से c, c से r, r से j, यानी u इज इक्वल टू c, c इज ग्रेटर देन इक्वल टू r, r इज ग्रेटर देन इक्वल टू j, और j जो है वो J से आपको जाना कहाँ है, आपको तो K तक जाना है ना, तो J इज इक्वल टू T और T इज ग्रेटर देन इक्वल टू K। तो U और K में क्या रिलेशन बनेगा, U इज ग्रेटर देन इक्वल टू K। तो ये दोनों कंक्लूजन रॉन्ग हो गए इंडिविजुअली, लेकिन इसका मतलब क्या है कि आइदर U इज ग्रेटर देन K, आइदर और U इज इक्वल टू K। तो यही चीज तो यहां भी बोल रहा है, तो दैट मीन्स ये केस किसका है, आइदर और का है। तो जो आंसर होगा वो आइदर 1 और 2 इज ट्रू होगा। ठीक है, बात समझ में आई। चलिए नेक्स्ट। अब यहां पे देखो, जैसे अब सारे कंक्लूजन चेक करोगे आप, सबसे पहले एन से एल चेक करिए। तो एन से एल जब आप जाएंगे, एन ये है आपका और एल आपका ये है, तो एल तक आप एम और जेड के थ्रू जा सकते हैं। ठीक है भाई, तो एम कहीं भी नहीं है पूरे क्वेश्चन के अंदर, और क्यू के थ्रू भी जा सकते हैं। जैसे आप देखोगे एन जो है वो ग्रेटर देन पी है, पी ग्रेटर देन इक्वल टू डब्ल्यू है, डब्ल्यू लेस देन क्यू है, और जो क्यू है वो ग्रेटर देन इक्वल टू एम है, और एम इज इक्वल टू एल है। तो एन और एल के बीच में यही रिलेशन बनेगा इन दोनों को कंबाइन करने के बाद। अब देखो यहां पे कि एन से एल, क्योंकि अपोजिट साइन आ गए तो गलत है, और एन से एम भी गलत है, एम से एन सॉरी, क्योंकि एम से एन भी आप नहीं जा सकते, गलत है। लेकिन अपोजिट साइन की वजह से एन और एम में
या m कह लो या l कह लो, क्योंकि m और l दोनों इक्वल है। तो यहां पे 3 पॉसिबिलिटी बनेगी। तो यहां पे जो ये पहला केस है ना कि l इज लेस देन m, l इज लेस देन n, फिर उसके बाद है m जो है या जो n है या n है वो लेस है m से और इक्वल भी है। ठीक है भाई, इसका मतलब यही तो है कि m इज ग्रेटर देन n और m इज इक्वल टू n। तो यहां पे l और m में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों इक्वल है। तो आपको यहां पे भी आपकी आइदर और का केस लग जाएगा। तो यानी कि इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, आइदर 1 और 2 फॉलो। एक बहुत अच्छा केस है ये, बहुत बार आप लोग एग्जाम में गलत करते हो, लेकिन इसके बाद आपका गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, और ये आपका रॉन्ग है, जेड से बी आप नहीं जा सकते, क्योंकि जेड से एल और एम जा सकते हो, और एल और एम पूरे क्वेश्चन में कहीं भी नहीं है, तो ये गलत है। तो यहां पे आंसर जो है वो आइदर 1 और 2 फॉलो होगा। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट। इसके बाद अल्फा न्यूमेरिक सीरीज की ट्रिक। अल्फा न्यूमेरिक सीरीज का कंसेप्ट है भाई, कंसेप्ट क्या है कि आपको इन सब की प्लेस वैल्यू याद होनी चाहिए। ये आपकी अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, सॉरी अल्फाबेटिकल सीरीज है, ए से लेकर के जेड तक, जिसमें लेफ्ट से राइट इनकी प्लेस वैल्यू होती है। A1 होता है, B2, C3, D4, E5, F6, ये वाला। तो ये आपको याद होने चाहिए। इसके अलावा आपको अपोजिट पेयर भी याद होने चाहिए। अल्फाबेटिकल सीरीज के अंदर ए का अपोजिट पेयर जेड होता है, बी का वाई होता है, तो ये सारे भी आपको पता होने चाहिए। अगर ये आपको पता होंगे तो इस टाइप के क्वेश्चन सोल्व करने में दिक्कत नहीं आएगी। देखो क्वेश्चन क्या है, इफ ऑल द लेटर्स विच आर अटैच्ड टू एन ओड नंबर आर चेंज विद देयर अपोजिट लेटर। जितने भी ओड नंबर से अटैच है इन सारे लेटर्स को अपोजिट से चेंज करना है। एंड ऑल द लेटर विच आर अटैच्ड टू एन इवन नंबर आर चेंज टू देयर सक्सीडिंग लेटर। उनके सक्सीडिंग लेटर से चेंज करना है। तो हाउ मेनी लेटर्स इन द न्यू सीक्वेंस विल अपीयर एग्जैक्टली ट्वाइस। अब देखो इनको सक्सीडिंग लेटर से चेंज करना है। तो एल से नेक्स्ट लेटर क्या होता है भाई, एल एम, ए के बाद बी आएगा, एस के बाद टी आएगा, टी के बाद यू आएगा। और जो ये ओड नंबर से अटैच है इनके अपोजिट, सी का अपोजिट लेटर एक्स होता है, आर का आई होता है, ए का जेड होता है, बी का वाई होता है। अब इसको फिर नेक्स्ट सक्सीडिंग लेटर से एन के बाद ओ आता है, ई के बाद एफ आता है, डब्ल्यू एक्स एस टी। ठीक है, फिर यहां पे क्या करना है, अपोजिट लेटर, आर का अपोजिट आई होता है, ओ का अपोजिट एल होता है, एस का अपोजिट हाई स्कूल, ई का अपोजिट वी। ठीक है, इनको सक्सीडिंग लेटर से चेंज करोगे, यू के बाद वी आएगा, ठीक है, और फिर एन के बाद ओ आएगा, डी के बाद ई आएगा, और ओ के बाद क्या आता है, पी आता है। तो ये बनेगा। ठीक है, तो कहीं देख लेना, इंडियन रेलवे, लव, हाई स्कूल और इवनिंग। ठीक है, यही बनेंगे भाई। तो अब देखो इनमें एग्जैक्टली ट्वाइस कौन आ रहा है, क्या एम रिपीट हो रहा है, नहीं हो रहा, बी रिपीट हो रहा है, नहीं हो रहा, टी टी, ये टी यहां पे भी है और टी यहां पे भी है, तो टी ट्वाइस आ गया भाई। उसके बाद यू कहां पे है भाई, यू रिपीट नहीं हो रहा है। ठीक है, एक्स रिपीट हो रहा है क्या, एक्स रिपीट हो रहा है, ये रहा टी और एक्स। ठीक है, उसके बाद आई यहां पे भी आया, आई यहां पे भी आया और नहीं है। जेड रिपीट हो रहा है क्या, नहीं हो रहा। वाई रिपीट हो रहा है क्या, नहीं हो रहा। ओ आपका रिपीट हो रहा है, यहां पे भी आया और यहां पे भी आया। उसके बाद एफ आपका रिपीट नहीं हो रहा, एल आपका रिपीट नहीं हो रहा, एच नहीं हो रहा, वी रिपीट हो रहा है, और ई भी रिपीट नहीं हो रहा, और पी भी रिपीट नहीं हो रहा। ठीक है, तो यहां पे आपका जो रिपीट हो रहा है वो है टी एक्स आई ओ वी। ठीक है भाई, तो 5 लेटर्स रिपीट हो रहे थे, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। तो इस तरीके से आप सोल्व कर पाएंगे, लेकिन आपका जो प्लेस वैल्यू है, अपोजिट लेटर है, वो बहुत अच्छे होने चाहिए। ठीक है, चलो इसी पे देखो एक और क्वेश्चन पूछा गया आरबीआई ग्रेड बी 2019 में। ईच ऑफ द कॉन्सोनेंट इन द वर्ड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ड है ऑर्गेनाइजेशन, ORGANISATION, ठीक है, इज रिप्लेस्ड बाय नंबर 3, ईच वोवल इज रिप्लेस्ड बाय इट्स न्यूमेरिकल प्लेस वैल्यू इन द इंग्लिश अल्फाबेट सीरीज, व्हाट इज द टोटल सम। वो कह रहे हैं कि जितने भी कॉन्सोनेंट है उनको 3 से रिप्लेस करना है, और जितने भी वोवल है, जैसे वोवल होते हैं ए ई आई ओ यू, और इनकी इंग्लिश अल्फाबेट सीरीज में प्लेस वैल्यू होती है 1 5 9 15, यू की 21। तो इसके साथ चेंज करना है बाकी को। तो ओ की जगह 15, ए की जगह 1, आई की जगह 9, ए की जगह 1, आई की जगह 9, ओ की जगह 15। तो ये हो गया 15 9 25 35 और 50।
ठीक है। बाकी जितने भी कॉन्सोनेंट हैं उनकी वैल्यू 3, तो 1 2 3 4 5 6 कॉन्सोनेंट है, तो ये 18, तो जो टोटल सम बनेगा वो 68 बनेगा। ठीक है, तो कितना आसान क्वेश्चन है, लेकिन आपको लेटर्स की प्लेस वैल्यू, अपोजिट लेटर वगैरह पता होने चाहिए तभी बना पाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। उसके बाद नेक्स्ट ट्रिक जो होगी वो होगी कोडिंग एंड डिकोडिंग की, कॉमन पैटर्न भी और न्यू पैटर्न भी। तो पहले कॉमन पैटर्न देखो, ये आरबीआई ग्रेड बी 2021 का क्वेश्चन है। इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज प्रोग्राम इज सुपर। तो जब भी इस टाइप से चीजें आई ना, पहले ओल्ड पैटर्न आया हुआ है, चाइनीज कोडिंग है, तो कुछ भी हो इनको इस तरीके से लिख लो। जैसे पहली लाइन एज इट इज लिख लो, प्रोग्राम इज सुपर। तो इसको इस तरीके से लिख लेना है यहां पे कि 217, 693, 472। नेक्स्ट है सुपर आर्ट, तो सुपर को एज इट इज डैश लगा दो, यहां आर्ट लिख लो। इसका कोड है 693 और 238। ठीक है भाई, फिर एक रो लगा लो, फिर नेक्स्ट पे आ जाओ, ही लर्न्स प्रोग्राम। ठीक है भाई, तो ही एक न्यू वर्ड है, लर्न भी एक न्यू वर्ड है, और प्रोग्राम यहाँ पे कॉमन है इसके साथ। तो यहां कॉमन है 217, फिर कॉमन है 624, नया वर्ड है भाई 624, और 479, ये भी एक नया वर्ड है। ठीक है भाई, तो इनको लिख लो। अब पूछ रहा है देन व्हाट इज द सम ऑफ द कोड फॉर प्रोग्राम और आर्ट। यहां पे आइडेंटिफाई करना आसान है। देखो, प्रोग्राम का कोड फर्स्ट और थर्ड रो में कॉमन है, और यहां फर्स्ट और थर्ड रो में कॉमन है 217, तो प्रोग्राम का कोड होगा 217। अब आर्ट कह रहा है, देखो सेकंड लाइन में ये तो कॉमन है, और आर्ट का कोड क्या बच गया 238, तो इन दोनों का सम करना है आपको। तो सम इज 455, तो जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ई होगा। क्लियर है, तो इस तरीके से इसका आंसर करना था। अब देखो नेक्स्ट, और यहां पे चाइनीज कोडिंग पूछेगा। चाइनीज आज तक जो आरबीआई में क्वेश्चन आते रहे वो इसी पैटर्न से आते रहे हैं। ठीक है, तो इससे पहले 4-4 5-5 वर्ड के साथ, जैसे ही इज अ बॉय इज कोडिंग एट सी नी पी, इस टाइप का। तो अगर आप उनको इस तरीके से रो में लिख के करोगे तो सुविधाजनक होगा और आराम से सोल्व कर पाओगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो, ये न्यू पैटर्न है। इस न्यू पैटर्न पे बेस्ड क्वेश्चन भी आजकल आ रहे हैं। ठीक है, अब जब भी ये न्यू पैटर्न होगा, जैसे पार्टी ऑफ यूनाइटेड स्टेट इज रिटन एज दिस, economic and health sector is written as this, fighting many social stigmas is written as this, international diplomacy and cooperation is written as this। तो यहां पे आपको क्या करना पड़ेगा बच्चे, यहां पे आपको 3 चीजें यूज हो रही है। एक तो आपके सिंबल, ठीक है, एक आपका लेटर, और एक आपका नंबर। तो ये कोड ढूंढने हैं आपको, तो लॉजिक लग रहा होगा कोई, वो लॉजिक आपको आइडेंटिफाई करना है। अब यहां से कोई भी वर्ड देखो, पहली चीज तो ये ध्यान रखो, सिंबल ना यहाँ पे 2 ही यूज हो रहे हैं, एक @ है और एक हैश है। तो अगर @ और हैश यूज हो रहा है ना, तो सिंबल के लिए कोड 2 मिलेंगे, या तो वोवल्स के बेस पे होगा, ठीक है, या टोटल नंबर ऑफ लेटर्स के बेस पे होगा। टोटल नंबर ऑफ लेटर्स के बेस पे, कि टोटल नंबर ऑफ लेटर ओड है या इवन है। जैसे आप यहां पे देखो, तो 3 बार तो फर्स्ट रो के अंदर @ आया है और सिंगल टाइम आया हैश। तो मैंने देखा कि पार्टी में 5 लेटर है, ओफ में 2 है, यूनाइटेड में 6 है, स्टेट में 6 है, तो ये 3 तो क्या है, इवन नंबर है। तो दैट मीन्स ये कोड बना किसका, पार्टी का, क्योंकि यहाँ पे एक ओड नंबर है और यहाँ पे ये सिंगल टाइम यूज हुआ है। तो ऐसे मुझे हिंट मिल जाएगा बहुत बार, तो आपको ऐसे हिंट पकड़ने होते हैं। और बाकी जो लॉजिक यूज हो रहे होते हैं वो लेटर्स की प्लेस वैल्यू पे हो रहे होते हैं। जैसे मुझे पता चल गया कि पार्टी का जो संभावित कोड होगा, पॉसिबल कोड होगा, वो #1 और B होगा। तो अब देखो, इन सारे लेटर्स की प्लेस वैल्यू लिख लो, P16, A1, R18, T20, Y25। तो मुझे पता चला ये तो दोनों अपोजिट लेटर होते हैं। तो मैंने दूसरी जगह भी चेक किया, जैसे अगर मैं यहां पे देखूं G है, तो G का अपोजिट लेटर तो क्या होता है, T, यहां कहीं T है, ये रहा। L है, L का अपोजिट लेटर O होता है, ये रहा। Y है, Y का अपोजिट लेटर B होता है, ये रहा। S है, S का अपोजिट लेटर H होता है, ये रहा। तो मुझे लेटर का कोड भी मिल गया कि लेटर का जो कोड है वो अपोजिट लेटर है, राइट से अपोजिट लेटर।
अपोजिट लेटर, ठीक है। अब नंबर का कोड क्या, देखो नंबर भी बहुत छोटे छोटे यूज हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, तो जब भी छोटे नंबर हो वो हमेशा कॉन्सोनेंट या वोवल की संख्या होती है। तो अगर मैं देखूं पार्टी में एक ही वोवल है तो यहां 1 यूज हो गया। आप कोई और देख लो, जैसे सेक्टर्स का जो कोड है एस का अपोजिट लेटर एच, तो ये होगा। तो सेक्टर्स में कितने वोवल हैं, 2, तो यहां पे भी 2 वर्ड यूज हुआ है, समझ रहे हो ना। तो ऐसे आपको आइडेंटिफाई करने हैं। तो यहां पे जो नंबर आ रहा है वो क्या है, नंबर ऑफ वोवल इन दैट वर्ड, नंबर ऑफ वोवल्स इन द वर्ड। तो ऐसे करके आपको लॉजिक ढूंढने हैं। अभी तक ऐसा सवाल आया नहीं है, लेकिन बहुत अच्छी संभावना है ऐसे क्वेश्चन पूछेगा। तो यहां देखो एड्यूटैप का कोड क्या होगा भाई, तो सबसे पहले तो पी का अपोजिट लेटर होता है के, इसमें कितने वोवल्स हैं 1 2 3, तो 3 होगा। टोटल नंबर ऑफ लेटर 6 है, तो जब टोटल नंबर ऑफ लेटर इवन थे तो एट द रेट, तो एट द रेट 3K, तो यानी ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। क्लियर है सबको। तो ऐसे करके वो आपको देगा क्वेश्चन। नेक्स्ट है इनपुट आउटपुट की शॉर्ट ट्रिक, मशीन इनपुट आउटपुट। देखो मशीन इनपुट आउटपुट के अंदर जो शॉर्टकट है वो, अब पूरा क्वेश्चन तो मैं सोल्व करके आपको यहां दिखाऊंगा नहीं, लेकिन जब भी आपको क्वेश्चन हो, जैसे आरबीआई ग्रेड भी 2019 का है, ठीक है, तो मशीन इनपुट आउटपुट के अंदर आपको लॉजिक्स चेक करने होते हैं, और लॉजिक 2 जगह से लगेगा, या तो लेफ्ट से लॉजिक लगेगा, सबसे पहले ये चेक करो, या राइट से लॉजिक लगेगा। अब लेफ्ट या राइट कहां से लॉजिक लग रहा है उसके लिए आप यहां पे आओ। देखो यहां नोट है, इनपुट को स्टेप नंबर फर्स्ट से कंपेयर करो हमेशा। यहां नोट है लेकिन नोट यहां पे है, यहां 10 है लेकिन उसके बाद बोल्ड आना चाहिए था, फिर 21 आया, तो यहां पे लेफ्ट से लॉजिक लग रहा है 2 नंबर पे, उसके बाद सारी इंफॉर्मेशन एज इट इज है, और राइट से कोई लॉजिक नहीं है। तो लेफ्ट से भी चेक करो और राइट से भी चेक करो, तो देखो लॉजिक क्या लग रहा है, तो यहां पे लॉजिक सिर्फ लेफ्ट से लग रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको लॉजिक चेक करने होते हैं लेफ्ट से और राइट से, और लेफ्ट से और राइट से चेक करने के लिए इनपुट को स्टेप 1 से कंपेयर करना है हमेशा। ठीक है भाई, स्टेप 1 से कंपेयर करना है, और फिर लॉजिक को बहुत अच्छे से समझने के लिए उसके बाद लास्ट स्टेप पे जाना है आपको। किस पे जाना है, लास्ट स्टेप पे। जैसे आप लास्ट स्टेप पे गए, देखो ये लास्ट स्टेप है, तो आपको समझ में आया कि जो नंबर है वो असेंडिंग ऑर्डर में है, पहले 10 के बाद 21, फिर 2 वर्ड आए, फिर 28 के बाद 31, फिर यहां 44 के बाद 49। अब आप लॉजिक देखोगे वर्ड पे बेस क्या है, तो नोट में 3 लेटर है, बोल्ड में 4 लेटर है। अब आप देखोगे कर्स में 5 लेटर है, तो हॉकी में 6 लेटर है। तो पहले स्टेप पे तो नंबर पे लॉजिक लगा, सेकंड स्टेप में वर्ड पे लॉजिक लगा, फिर नंबर पे लगा, फिर वर्ड पे लगा, फिर नंबर पे लगा। समझ रहे हो। तो इस तरीके से लॉजिक हमेशा आपको चेक करने हैं अगर आप आराम से आंसर करना चाहते हो तो। ठीक है, तो यहां पे भी हमें हमेशा ऐसे ही चेक करना है। इस क्वेश्चन को यहीं, इस वीडियो को यहीं पे पॉज कर लो, और आपको जो ये इनपुट दी हुई है पहले इसके स्टेप्स बनाओ ये वाले। ठीक है भाई, तो हमेशा याद रखना, पहले चेक करना लेफ्ट से लॉजिक और राइट से लॉजिक। इनपुट को स्टेप 1 से कंपेयर करके पता चल जाएगा लॉजिक लेफ्ट से लग रहा है कि राइट से लग रहा है, और फिर लॉजिक को बहुत अच्छे से समझने के लिए लास्ट स्टेप पे जाना है आपको। ठीक है, तो ये मैंने सोल्व करके आपको दी है, देखो पूरा आप भी बनाओ इसको और फिर इसके साथ कंपेयर करो। मैं हट जाता हूं ताकि आप स्क्रीनशॉट भी ले पाओ। ठीक है, और उसके बाद इस पे जो क्वेश्चन होते हैं वो आंसर। क्वेश्चन आमतौर पे बच्चों को लगता है कि सर, बहुत सारे बच्चों के मन में ये डाउट होता है कि हम लास्ट स्टेप बना दें डायरेक्ट, तो लास्ट स्टेप नहीं बनाना डायरेक्ट बच्चे। हाँ, हो सकता है कि उस इनपुट के अंदर आपका लास्ट स्टेप से 1-2 क्वेश्चन पूछा गया वो सोल्व हो जाए। आपके पास अगर कम टाइम है एग्जाम में तो लास्ट स्टेप बनाओ, लेकिन अगर आपके पास ठीक ठाक टाइम है, 3-4-5 मिनट लगेंगे इस क्वेश्चन को सोल्व करने में, तो सारे स्टेप बनाओ, क्योंकि क्वेश्चन सारे स्टेप पे होता है। देखो पहला क्वेश्चन, हाउ मेनी स्टेप विल बी रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द अरेंजमेंट। अब देखो बहुत सारे बच्चे ना ऐसे आंसर कर देते हैं कि सर इसमें तो 5 स्टेप थे, तो जो हमारी इनपुट है उसमें भी 5 स्टेप बनेंगे। ऐसा जरूरी नहीं है। देखो यहाँ पे 6 स्टेप बन रहे हैं, जो गिवन इनपुट थी उसमें 5 स्टेप थे, लेकिन यहाँ 6 स्टेप है, तो आप हमेशा ऐसे कॉपी मत करना, तो गड़बड़ हो जाएगी। दूसरा, आपको पता होना चाहिए सारे स्टेप। देखो विच वर्ड नंबर वुड बी एट द 5th प्लेस फ्रॉम द राइट हैंड इन स्टेप 4। अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि स्टेप 4 के अंदर 5th प्लेस पे राइट हैंड से, तो राइट हैंड ये आपका,
तो 1 2 3 4 5 तो 12 होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है भाई, तो आपको पता चल गया कैसे बनानी है। इतना तो पॉसिबल नहीं है कि मैं 40-45 मिनट की वीडियो में आपको सारी ऐसे इंफॉर्मेशन पूरा क्वेश्चन भी सोल्व करके दिखा दूं। ये भी एक आइडिया दे रहा हूं कि इस तरीके से बनाना है। अब इंप्लीमेंट तो आपको करना पड़ेगा ना। अगर आप इंप्लीमेंट नहीं करेंगे, देखो एग्जाम आपको देना है। अगर मुझे देना होता तो फिर मैं आपकी जगह जाके दे आता तो कोई दिक्कत ना आती, आपको सीखने की जरूरत नहीं थी। लेकिन अगर एग्जाम में आपको बैठना है तो आपको सीखना पड़ेगा, आपको इन चीजों की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब जाकर के आप कर पाओगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट कंसेप्ट है डायरेक्शन सेंस के अंदर कंसेप्ट ऑफ शैडो। शैडो का कंसेप्ट, शैडो के कंसेप्ट में आपको क्या करना है, हमेशा आपको 3 बॉक्स बनाने हैं भाई। ठीक है, यहां पे आएगा पर्सन, यहां पे आएगा सन, ठीक है, और यहां पे आएगा लेफ्ट या राइट। ठीक है, और हमेशा पर्सन वही आएगा जिसके यहां शैडो गिर रही है, फैल हो रही है। ठीक है, और सन 2 ही सिचुएशन होंगी, या तो मॉर्निंग या इवनिंग। ठीक है भाई, क्वेश्चन समझो उसके बाद चलते हैं। देखो, इन अ मॉर्निंग 2 फ्रेंड्स कबीर एंड रितु वर टॉकिंग टू ईच अदर फेस टू फेस। एक मॉर्निंग की बात है, कबीर और रितु एक दूसरे से बात कर रहे हैं फेस टू फेस। If at this time the shadow of Kabir fell exactly to the left of Ritu, हमारा क्वेश्चन का आंसर यही है। बस सबसे पहले पर्सन लेंगे, फिर सन लेंगे, फिर लेफ्ट या राइट लेंगे। तो किसके लेफ्ट या राइट में शैडो गिर रही है, रितु के, तो पर्सन ले लो रितु। सन कहां होगा भाई, मॉर्निंग की बात है तो मॉर्निंग में सन हमेशा कहां होता है, ईस्ट डायरेक्शन में। फिर कहां गिर रही है शैडो, लेफ्ट ऑफ रितु है, तो यहां लेफ्ट ले लो। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको ईस्ट का लेफ्ट लेना है। अगर ये ईस्ट है तो ईस्ट का लेफ्ट क्या होगा, नॉर्थ, ये होता है लेफ्ट भाई। तो रितु का जो फेस है, रितु का फेस नॉर्थ डायरेक्शन में है, नॉर्थ डायरेक्शन में है। तो अगर रितु का फेस नॉर्थ डायरेक्शन में है तो हमें बताना कबीर का फेस किस डायरेक्शन में होगा। और रितु और कबीर किसको फेस कर रहे हैं, अपोजिट एक दूसरे को। तो इसका नॉर्थ में है तो कबीर का फेस साउथ डायरेक्शन। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपके क्वेश्चन का राइट आंसर यहां पे होगा। ठीक है, कोई दिक्कत हो तो बताओ भाई। क्लियर है भाई, बात समझ में आई। चलिए, तो एक सेम कंसेप्ट पे क्वेश्चन है, ये आपको खुद से सोल्व करना है। इसका आंसर मैं यहां पे शेयर कर देता हूं। आपको यही कंसेप्ट लगाना है जो मैंने बताया। अगर आप ये कंसेप्ट ना लगा पाए यहां पे तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ये क्वेश्चन आपको सोल्व करना है। कंसेप्ट मैंने बता दिया, पर्सन सन लेफ्ट राइट। तो ये लगा करके इस क्वेश्चन का ये एग्जाम लेवल है। ऐसे क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं पूछेगा, लेकिन ये पूछ लेगा एग्जाम लेवल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, ट्रिक नंबर 8 रिलेटेड टू ब्लड रिलेशन। ठीक है, जब कोडेड रिलेशनशिप दे रखी हो तो कैसे, अक्सर कोडेड रिलेशनशिप पे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, किस तरीके से बचा जा सकता है उसको डिस्कस करेंगे। जैसे आपके पास एक क्वेश्चन है कि $P मीन्स P इज द मदर ऑफ Q, P#Q मीन्स P इज द फादर ऑफ Q, P@ मीन्स P इज द हस्बैंड ऑफ Q। डॉलर का मतलब मदर है, हैज का मतलब फादर है, @ का मतलब हस्बैंड है, और परसेंटेज का मतलब डॉटर है। तो आपको बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन मीन्स C इज द ग्रैंडसन ऑफ A। यहां पे बताना है कि इन सब का यूज करके सारे ऑप्शन से फैमिली ट्री बनाना होता है आपको। देखो, अब मैं आपको यहाँ फैमिली ट्री बनाना नहीं सिखा सकता, क्योंकि 40-45 मिनट की वीडियो में कितना बताऊंगा भाई, मुझे 1-1.5 घंटा चाहिए। लेकिन मैंने सिखाया है, जितने टॉपिक मैं आपको यहाँ बता रहा हूं ट्रिक, ये हमने पहले वीडियोस डाली हुई हैं। आप आरबीआई ग्रेड बी 2023 और टॉपिक का नाम लिखिए, ऑडियो टैप लिखिए, आपको वही वीडियो सामने मिल जाएगी। आपको सारी की सारी चीजें, आप ये मत सोचो कि सर आप तो सीधा ट्रिक कंसेप्ट बता रहे हो, लेकिन हमें तो फैमिली ट्री भी नहीं बनाना आता। तो ऐसा कौन सा जादू है भाई कि अगर मैं 40 मिनट आपको पढ़ाऊंगा और आपके 60 में से 30 नंबर आ जाएंगे? ऐसा पॉसिबल नहीं है। आपको एफर्ट तो लगाना पड़ेगा, आपका बेसिक्स तो अच्छा होना चाहिए। नहीं है तो वीडियो देखो, चैनल पे ऑलरेडी अवेलेबल है। ठीक है, उसके बाद आइए, तो विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन मींस C इज द ग्रैंडसन ऑफ A। तो ऐसे क्वेश्चंस में ना ऑप्शंस को एलिमिनेट किया जा सकता है थ्रू जेंडर बेसिस। देखो C, यहां पे C इज द ग्रैंडसन मतलब C एक मेल है, तो यहां पे उन ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हैं जहां पे C मेल नहीं है। देखो यहां पे $C,
अब डॉलर का मतलब तो मदर है, तो यहां तो सी एक मदर है, सी मदर है तो फीमेल है, तो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। सी डॉलर डी एलिमिनेट। सी एट द रेट का मतलब हस्बैंड है, तो ये पॉसिबिलिटी है। सी हैज का मतलब फादर है, ये भी पॉसिबिलिटी है। सी डॉलर मदर है, तो 3 ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गए ना आपके। अब 2 ही ऑप्शन बचे हैं, इन दोनों से फैमिली ट्री बना लो। जैसे यहां से बनाए ए डॉलर बी, डॉलर का मतलब मदर है, तो ए इज द मदर ऑफ बी। मैं हमेशा फीमेल को सर्कल में रखता हूं और मेल को ट्रायंगल में। देखो नेक्स्ट है बी हैज सी, हैज का मतलब है फादर, कि बी इज द फादर ऑफ सी। अब सी एट द रेट डी, जो सी है वो हस्बैंड है डी के। अब यहीं से आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सी के फादर बी की मदर ए, तो जो सी है वो ग्रैंडसन है ए के। ठीक है भाई, तो यानी कि ऑप्शन 3 हमारा राइट आंसर होगा। बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन बच्चे पजल पे आ रहा है, ठीक है, इस पे भी आ रहा है, पजल पे भी आ रहा है, तो आपको फैमिली ट्री बनाना आना चाहिए। अगर आपको फैमिली ट्री, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये वीडियो देख के आपको बिल्कुल, मतलब ये वीडियो उन लोगों के लिए जिनको टॉपिक्स की थोड़ी बहुत समझ है, लेकिन लंबे क्वेश्चन बनाने में प्रॉब्लम होती है, समझ रहे हो। जैसे सिलोगिज्म की मैंने ऐसी ट्रिक बताई, अब आपको सम ए और बी का डायग्राम ही नहीं बनाना आता, तो फिर मुश्किल है। फिर उसके लिए बेसिक वीडियो देखो, ये उनके लिए जिन्होंने थोड़ा बहुत पढ़ रखा है, लेकिन चीजें रिटेन करने में दिक्कत होती है, मुश्किल चीजों को आसान कैसे बनाना है उसके लिए है ये, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, जैसे यही क्वेश्चन है भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन मीन ए इज द सिस्टर ऑफ डी। तो यहां पे ए एक फीमेल है, ठीक है, ए एक फीमेल है। तो पी डॉलर क्यू मीन्स पी इज द मदर, डॉलर का मतलब मदर। पी हैज क्यू मीन्स पी इज द फादर। पी एट द रेट मीन्स हस्बैंड, और पी परसेंटेज मीन्स डॉटर। तो यहां पे देखो कि ए जो है वो कहां पे फीमेल है, तो ए एट द रेट बोला है, एट द रेट का मतलब तो हस्बैंड है, यहाँ ए मेल है। ए हैज सी, हैज का मतलब फादर है, गड़बड़। ए हैज बी, ए फादर है, गड़बड़। ए परसेंटेज, परसेंटेज का मतलब क्या है, डॉटर है, ये हो सकता है। यहां देखो ए हैज, तो ये भी, तो यही आंसर बच गया भाई। और ये मैंने जानबूझ के सेट नहीं किया है, ये किसी पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है। तो आप याद रखिएगा कि बहुत बार चीजें वैसी नहीं होती हैं जैसा हम मान के चलते हैं। अगर आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी है, आपने पढ़ा अच्छा है, तो आप सोल्व कर पाएंगे निश्चित रूप से, ठीक है। चलो नेक्स्ट ट्रिक है रैंकिंग वाली ट्रिक, ठीक है। रैंकिंग में बहुत बार ऐसा क्वेश्चन आता है, जैसे ये आरबीआई ग्रेड भी 2018 में पूछा गया है कि हाउ मेनी सच पेयर ऑफ लेटर्स आर देयर इन द वर्ड रोकाबिली, ईच ऑफ विच हैज एज मेनी लेटर बिटवीन देम इन द वर्ड एज इन द इंग्लिश अल्फाबेट बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। तो आपको इसे लिख लेना है वर्ड को, रोकाबिली, ROCKABILLY, ठीक है। और उसके बाद मैंने कहा था आपको कि कोडिंग अल्फा न्यूमेरिक वाले में कि आपको इन लेटर्स की प्लेस वैल्यू याद होनी चाहिए। जैसे आपको R18 होता है, O15 होता है, C3, K11, A1, B2, I9, L12, L12, Y20, ठीक है भाई, ये इनकी प्लेस वैल्यू है। अब आप आराम से चेक कर सकते हो, आपको ना काउंटिंग स्टार्ट करनी है एक नंबर से, एक नंबर उठाया, यहां से काउंटिंग 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, जहां भी वो काउंटिंग मैच कर जाएगी वही एक पेयर बनेगा। नंबर्स आसान है, ऐसे चेक करना मुश्किल है क्योंकि आपको आदत नहीं है, और कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। जैसे 15, 16, 17, 18, 19 नहीं बना, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 नहीं, 11, 12, 13, 14 नहीं, 1, 2 एक पेयर बन गया, 3, 4, 5 नहीं बना, 2 से 9, 12 किसी से नहीं बनेगा। फिर राइट हैंड से 25 छोटे हैं सारे, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 नहीं बनेगा, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 नहीं बनेगा, 9, 10, 11, 12, 13, 14 नहीं बनेगा, 2, 3, 4, 5, 6, 7 नहीं बनेगा, ठीक है भाई। फिर उसके बाद 1, 2, 3, 1 और 3 एक पेयर बन गया भाई, ठीक है। 11, 3, 5 बाकी से नहीं बनेगा, तो जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। यानी कि कितने पेयर बनेंगे, 2 पेयर बनेंगे। तो नंबर से काउंट करना आसान है, ठीक है। चलो, तो ये क्वेश्चन मैं आपको खुद से बताना है मुझे कि आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 18 का। कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताइएगा कि यहां कितने पेयर बन रहे हैं, ठीक है। चलो
नेक्स्ट, अब बारी आती है एक ट्रिक फॉर द अरेंजमेंट एंड पजल। बहुत सारे बच्चे, पहली चीज तो ध्यान रखिएगा, जब भी आप एग्जाम में अरेंजमेंट और पजल का क्वेश्चन सोल्व करें तो स्टार्टिंग के 20 मिनट अरेंजमेंट और पजल को डू नॉट टच। ठीक है, कभी भी एग्जाम के अंदर अरेंजमेंट और पजल का क्वेश्चन स्टार्टिंग के 20 मिनट टच मत करो, क्योंकि अरेंजमेंट और पजल में कब अननेसेसरली टाइम खराब होता है पता ही नहीं चलता। इनको हमेशा एट द एंड अटेम्प्ट करना है आपको, ठीक है। और अटेम्प्ट करते हुए क्या चीजें ध्यान रखनी है, डू नॉट शूट एरोज इन द डार्क। हम क्या करते हैं, एक पैराग्राफ दिया होता है, पहली लाइन पढ़ी, बनाना शुरू कर देते हैं। ऐसा नहीं, अंधेरे में तीर नहीं चलाना है। आप ये मत सोचो कि करते रहेंगे एट द एंड जाकर के कुछ भी हो जाएगा, वो लेवल नहीं है आरबीआई ग्रेड बी का, ठीक है। हमेशा या तो 100% फिक्स इंफॉर्मेशन के साथ शुरू करो या 2 पॉसिबिलिटी के साथ शुरू करो, ठीक है। नेक्स्ट है रीड एवरी कंडीशन केयरफुली। हर एक कंडीशन ध्यान से पढ़ो बच्चे। बहुत बार पता नहीं चलता हु वर्ड किसके लिए यूज हुआ है, विच किसके लिए यूज हुआ है, एंड किसके लिए यूज हुआ है, ठीक है, तो बहुत मुश्किल होगा। तीसरा है प्रैक्टिस इज द ओनली की। एक दिन का काम नहीं है, 2 दिन का काम नहीं है, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो नुकसान होगा, प्रैक्टिस लगातार करनी पड़ेगी, ठीक है। चलो, एक पजल में बहुत जल्दी जल्दी आपको सोल्व करके दिखा देता हूं यहां पे कि कैसे हमें सोल्व करनी चाहिए। जैसे 8 पर्सन्स है, FGHIJKLM, ये जो पजल है ये आरबीआई ग्रेड बी 2022 की है। ये मत सोचो मैंने ऐसी वैसी पजल नहीं उठाई। वर बोर्न इन डिफरेंट मंथ, अप्रैल, जनवरी, अप्रैल, जून एंड अक्टूबर ऑन 2 डिफरेंट डेट, 11th और 27th। ओनली 1 person was born on each date. Each of them have different ages, this but not necessarily in the same order। ठीक है भाई। तो सबसे पहले तो यहाँ पे 4 मंथ दिए हैं, तो हमेशा इस तरीके से मंथ ले लो, एक कॉलम मंथ का जरूर बनाओ। ऐसे करके ये रो बना लीजिए, 4 है तो 1 2 3 और 4, ठीक है। कौन कौन से मंथ है भाई, सबसे पहले है जनवरी, फिर है आपका अप्रैल, फिर आपका मंथ है जून और फिर है अक्टूबर, ठीक है भाई। तो जनवरी में 31 डेज होते हैं, अप्रैल में 30 होते हैं, जून में भी 30 होते हैं और अक्टूबर में 31 डेज होते हैं। ये चीज ध्यान रखिए। उसके बाद 2 डेट है, एक 12th है और एक 27 है, 27 है। तो हमेशा इस तरीके से बना लो। अब आपको और भी कंडीशन चाहिए होंगी तो उसके अलावा फिर आप यहां से बना सकते हो, इसी के बगल में दूसरा कॉलम बना लो कि ये 12th है और ये 27 है, कि ये 12th डेट का कॉलम है और ये 27th का है। जितना मर्जी, तीसरा चाहिए तो इसके बगल में एक और बना लीजिए। इस तरीके से बनाते जाइएगा, ठीक है। चलो, अब क्वेश्चन को स्टार्ट कैसे करना है, कैसे सोल्व करना है। कह रहा है कि एफ वाज बोर्न इन अप्रैल, लेकिन अप्रैल में तो 2 डेट हैं, 12th भी और 27 भी है, तो एफ किस डेट में पैदा हुआ होगा हमें नहीं पता। तो 2 पॉसिबिलिटी मिल गई हमें, या तो एफ 12th ऑफ अप्रैल को हुआ है या एफ 27th ऑफ अप्रैल को हुआ है। तो दोनों में से कुछ भी एक हो सकता है। तो यहां से क्वेश्चन स्टार्ट कर सकते हैं क्योंकि 2 पॉसिबिलिटी है मेरे पास। आगे कह रहा है ओनली 1 person was born in the month between F and the one whose age is 65 who was not born in January। अब F और 65 के बीच में 1 person है, तो 65 वाला यहां भी हो सकता है और 65 वाला यहां भी। बट उसने बोला है कि जिसकी एज 65 है, हु इसके लिए यूज हुआ है 65 के लिए, वाज नॉट बोर्न इन जनवरी, तो ये जनवरी में पैदा नहीं हुआ, तो मतलब यहां नहीं है, तो ये सिर्फ यहीं पे आएगा। जिसकी एज 65 है तो 1 वो यहीं पे आएगा, ठीक है भाई। चलो नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि only 1 person was born between the one whose age are 50 and 65 respectively। अब यहां से तो 4 केस बन जाएंगे, 50 वाला बाद में भी हो सकता है, पहले भी, बाद में भी, पहले भी। 4 केस नहीं बनाने भाई, कुछ से इंफॉर्मेशन को होल्ड कर लो कि जिसकी एज 50 है और 65 है, उन दोनों के बीच में 1 पर्सन है, आगे देख लेंगे इसको। नेक्स्ट कह रहा है कि ओनली 5 person वर बोर्न बिटवीन G एंड K हु वाज बोर्न इन द मंथ आफ्टर G और K वाज नॉट बोर्न ऑन 27। अब वो कह रहा है कि G और K के बीच में 5 person है और जो K है वो G के बाद पैदा हुआ है, हु वाज बोर्न इन द मंथ आफ्टर G, और K 27th को नहीं हुआ तो K 12th को हुआ होगा। तो एक ही पॉसिबिलिटी बन रही है कि K आपका यहां पे आएगा, 1 2 3 4 5 person, तो G आपका यहां पे आएगा।
तो यानी ये जी और ये के, क्योंकि के 12th को हुआ है तो या तो पॉसिबिलिटी बनती कि के यहां पे भी आए, दोनों के बीच में 5% है, बाकी और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, बट के 12th को हुआ इसलिए यहां है। ठीक है, आगे बोल रहा है आई वॉज बोर्न ऑन डेट बिफोर एल एंड बोथ ऑफ देम वर बोर्न इन द सेम मंथ। तो ये पॉसिबिलिटी सिर्फ यहीं पे है कि आई यहां पे होगा, एल यहां पे होगा, क्योंकि आई एल से पहले बोर्न हुआ है और दोनों सेम मंथ में। ठीक है, नेक्स्ट आगे कह रहा है नो वन वाज बोर्न ऑन डेट बिफोर द वन हुज एज इज 25। 25 से पहले कोई नहीं था तो इसकी एज 25 है, फिर तो यहां 25 आ जाएगा। आगे देखो भाई, द नंबर ऑफ पर्सन बोर्न बिफोर जे इज सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन बोर्न आफ्टर द डेट हुज एज इज 65। जे से पहले जितने लोग हैं 65 के बाद उतने लोग हैं, तो 65 के बाद 1 2 3 लोग हैं, तो जे से पहले भी 3 लोग होंगे, तो यहां पे 65 के बाद 2 पर्सन है तो जे से पहले 2 पर्सन होंगे। नेक्स्ट है नो वन इज बोर्न बिटवीन एफ एंड द वन हुज एज इज 19। एफ और 19 के बीच में कोई पर्सन नहीं है, लेकिन इसकी बहुत संभावनाएं हो सकती है, 19 यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, तो इसको होल्ड पे रख लेंगे। नेक्स्ट कह रहा है नो वन इज बोर्न बिटवीन एच एज इज नॉट 19। जो एच की एज है वो 19 नहीं है, एच की एज इज नॉट 19। एच वाज बोर्न इन द मंथ बिफोर द मंथ ऑफ एम बट नॉट इमीडिएटली बिफोर। एच पहले पैदा हुआ है एम से, लेकिन इमीडिएटली बिफोर नहीं है। Only 4 person were born between M whose age is 45 and the one whose age is 34। M की एज कितनी है भाई 45 है, और M जिसकी एज 45 है और जिसकी एज 34 है, इन दोनों के बीच में 4 पर्सन है भाई। ठीक है, अब आगे देखो क्या कह रहा है M was born in the month that is after the month of the one whose age is 34। 34 के बाद में है M। वन ऑफ द पर्सन बोर्न इन जून हैज एज 13। जो जून में पैदा हुआ उसकी एज 13 है। ठीक है भाई, तो जून वाले की एज 13 है, तो जून वाले की एज यहां 13 होनी चाहिए और जून वाले की एज यहां 13 होनी चाहिए। ठीक है, अब ये बाकी की इंफॉर्मेशन देखो कैसे सेटिस्फाई करेंगे। अब एक चीज देखो, यहां पे 2 ही पर्सन बचते हैं एच और एम, तो एच के बाद एम पैदा हुआ है तो एच यहां पे होगा तो एम यहां पे होगा। सेम इस केस में भी एच यहां पे होगा तो एम यहां पे होगा। एम की एज 45 है, एम की एज 45 है, और एम 45 और 34 के बीच में 4 पर्सन है, तो 1 2 3 4, तो 34 एज इसकी है। यहां पे 1 2 3 4, तो 34 एज इसकी है। ठीक है भाई, उसके बाद बच गया एच और अब यहां पे एक चीज और देखो कि जो एफ और 19 वाला है वो एडजेसेंट है और एच 19 के एडजेसेंट नहीं है। ठीक है, तो एच के एडजेसेंट तो नहीं है और एफ और 19 एडजेसेंट है, तो 19 एज इसकी होगी। एच नहीं है तो एफ की एज 19 होगी, ये वाला पार्ट हो गया। ठीक है, अब उसके बाद क्या बचेगा भाई, अब एक ही पर्सन एच की एज 19 नहीं है, अगर एच की एज 19 नहीं है ये तो सोल्व हो गया। उसके बाद 34 एज वाला भी आ गया है। ठीक है, और जी और के 50 और 65 के बीच में 1 पर्सन है, तो यहां ये 65 है तो यहां इसकी इस पर्सन की एज 50 होगी, और यहां तो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही ना, क्योंकि इसकी एज 50 हो सकती है या इसकी एज 50 है, दोनों के बीच में 1 पर्सन है, यहां तो कोई पर्सन है ही नहीं और ये बहुत दूर है, तो ये केस एलिमिनेट हो गया। तो एक एच बच गया, एच की एज 71 होगी तो एच की एज 71 हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी ये पूरी पजल बनेगी, जिसको मैंने सोल्व करके दिखा दिया आपको अच्छे से लाइव। ठीक है, बिल्कुल आपके सामने खड़े होके, और ये आरबीआई ग्रेड बी की पजल है, ये चीज ध्यान रखिएगा आप। ठीक है भाई, तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन को बनाना होता है। कुछ इंफॉर्मेशन होल्ड करके चल सकते हैं, पॉसिबिलिटी से शुरू करिए, चीजें सॉल्व हो जाएंगी। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज एज 34। किसकी एज 34 है भाई, तो 34 एज किसकी है, एफ की, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। Who was born exactly between the person aged 45 and J। तो 45 किसकी है भाई, ये 45 है और ये J है, तो एग्जैक्टली मिडल में कौन होगा, L, जिसकी एज 13 है। ठीक है भाई, L यानी ऑप्शन नंबर 5। क्लियर है जी। चलो, तो बच्चे ये आपकी 10 वो कंसेप्ट थे जिनका यूज करके आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो एग्जाम में, लेकिन प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। ये अंत नहीं है, शुरुआत है आपकी, स्टार्टिंग है कि ऐसे शुरू करो, जितना प्रैक्टिस करोगे चीजें उतनी अच्छी होती जाएंगी।
मुझे नहीं लगता कि कट ऑफ तो बहुत आराम से निकल सकती है। अगर आपने थोड़ा सा भी पढ़ा है तो आप बहुत अच्छा स्कोर इससे कर सकते हो। ठीक है, चलो तो एक अल्टीमेट टेस्ट सीरीज आरबीआई ग्रेड बी 2023 के लिए हमने लॉन्च की है, जिसमें आपको 14,000 प्लस एमसीक्यूज मिलते हैं, डिस्क्रिप्टिव टेस्ट मिलते हैं। ठीक है, चैप्टर वाइज टेस्ट है इसके अंदर, इसके अलावा सेक्शनल टेस्ट है, करंट अफेयर के टेस्ट है और फुल लेंथ टेस्ट है फेज 1 और फेज 2 दोनों के। तो इस टेस्ट सीरीज पे आपको 50% का ऑफ मिलता है। कोड यूज करना है सिलेक्शन, लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपको प्रैक्टिस से रिलेटेड इश्यू आ रहा है, अच्छा मटेरियल नहीं मिल रहा प्रैक्टिस के लिए, इस टेस्ट सीरीज से पक्का जुड़िएगा। और ये फेज 1 फेज 2 दोनों के लिए। ठीक है भाई, बात समझ में आई? क्योंकि यहाँ पे हम फेज 2 के टेस्ट भी दे रहे हैं और फेज 1 के टेस्ट भी दे रहे हैं और डिस्क्रिप्टिव टेस्ट भी दे रहे हैं। ठीक है, चलो तो थैंक यू वेरी मच, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया सेशन से जुड़ने के लिए। उम्मीद करूंगा सेशन आपको अच्छा लगा होगा। कमेंट करके जरूर बताइएगा, आपके कमेंट हमें मोटिवेट करते हैं। अगर आपको रियली बेनिफिशियल लगा ये सेशन तो और भी बहुत सारे सेशन लेकर के आएंगे। कमेंट करके जरूर बताइएगा ये सेशन कैसा लगा, और जो होमवर्क क्वेश्चन दिया था उसका आंसर भी जरूर बताइएगा। ठीक है, तो मिलते हैं फिर किसी सेशन में, तब तक आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। कीप वर्क हार्ड, जितना हो सके उतनी मेहनत करिए, मेहनत का कोई ऑल्टरनेट नहीं है। जितना प्रैक्टिस करोगे, जितने एफर्ट लगाओगे, उतना ही फ्रूटफुल आपके लिए समय होगा। ठीक है, चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।